हेलो एंड वेलकम स्टूडेंट्स। मेरा नाम है सिमरन मतलानी। ये वीडियो है एसएससी बोर्ड या महाराष्ट्र बोर्ड के 10th स्टैंडर्ड स्टूडेंट्स के लिए। इस वीडियो में हम बात कर रहे हैं पॉलिटिकल साइंस के पहले चैप्टर की, वो है वर्किंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। स्टूडेंट्स, ये मेरा पॉलिटिकल साइंस के ऊपर पहला वीडियो है। इससे पहले मैंने जो वीडियोस डाले हैं आप जाके मेरे चैनल पर देख सकते हैं। क्लास 10 महाराष्ट्र बोर्ड के हिस्ट्री के चैप्टर 1 और 2 को मैंने कवर किया है। आगे के चैप्टर्स को भी हम कवर करेंगे और यहाँ से हम पॉलिटिकल साइंस भी शुरू करेंगे। और एक बात स्टूडेंट्स, इस वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मेरी रिक्वेस्ट है कि आप जाके चैनल पर मेरा ये वाला पिछला वीडियो ज़रूर देखिए। इसका नाम होगा इंट्रोडक्शन टू इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एंड डेमोक्रेसी, जो मैंने बनाया था आपके लिए, जिसमें मैं आपके कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट्स को क्लियर करूँगी। इस वीडियो में आगे बढ़े इससे पहले आप जाके वो वीडियो ज़रूर देखिए। मैं एक्चुअली चैप्टर शुरू करूँ इससे पहले कि मेरे बारे में मैं आपको कुछ बता देती हूँ। हाय, मेरा नाम है सिमरन मतलानी और मैंने रिसेंटली अपनी मास्टर्स डिग्री कंप्लीट की है हिस्ट्री में। स्टूडेंट्स, ये चैनल मैंने शुरू किया है सोशल साइंसेस जैसे सब्जेक्ट्स जैसे कि हिस्ट्री और पॉलिटिकल साइंस के लिए, ताकि आप लोगों को वो मैं इजीली सिंपल वर्ड्स में सिंपल एक्सप्लेनेशंस दे सकूं। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि ऐसे और बहुत सारे वीडियोस आएंगे जिसमें मैं आपको हिस्ट्री और पॉलिटिकल साइंस दोनों के ही बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स और आइडियाज क्लियर करूंगी बहुत ही सिंपल और मज़ेदार तरीके से। प्रोबेबली ये इस चैप्टर का पहला पार्ट है। जहाँ तक मैं एक्सपेक्ट कर रही हूँ, मैं इस चैप्टर को 3 पार्ट्स में कवर करने का सोच रही हूँ, बट आप लोग बताइए कि आप लोग कैसे चाहेंगे। इस चैप्टर का नाम है वर्किंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। ये जो है आपका पहला बहुत ही सिंपल सा स्टार्टिंग में आपके लेफ्ट साइड में जो दिया गया है वो पैराग्राफ बहुत ही बेसिक इंट्रोडक्शन है। कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें मैंने हाईलाइट की है, जैसे कि द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन हैज़ डिक्लेयर्ड इट्स ऑब्जेक्टिव टू एस्टेब्लिश अ सेक्युलर डेमोक्रेटिक रिपब्लिक। स्टूडेंट्स, अगर मेरा पिछला वीडियो देखा होगा तो डेमोक्रेटिक और रिपब्लिक ये दोनों वर्ड्स मैंने आपको बहुत इन डेप्थ समझाए हैंगे। और सेक्युलर सेक्युलर का मतलब होता है एक ऐसा देश जिसका कोई ऑफिशियल रिलीजन नहीं होता। तो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन हमारे देश को एक सेक्युलर स्टेट बनाता है, जहाँ पे कोई ऑफिशियल रिलीजन नहीं है। जो चाहे रिलीजन आप प्रैक्टिस कर सकते हैं, किसी भी धर्म को मान सकते हैं। और इसके आगे मैंने बताया है कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज सीन एज द मीन्स थ्रू विच अ प्रोग्रेसिव डेवलप्ड सोसाइटी बेस्ड ऑन सोशल जस्टिस एंड इक्वालिटी विल बी स्टैब्लिश्ड। कॉन्स्टिट्यूशन संविधान वो जरिया है जिससे हम सोसाइटी को प्रोग्रेसिव बना सकते हैं, जहां हम सोसाइटी में सोशल जस्टिस यानी सामाजिक न्याय और इक्वालिटी यानी बराबरी को स्थापित कर सकते हैं थ्रू कॉन्स्टिट्यूशन। वो हमारा जरिया है। कैसे, आपको धीरे धीरे समझ में आएगा। ये सब चीज़ें जो कॉन्स्टिट्यूशन हमें बताती है ना, वो सब एक वीडियो में समझने की बात नहीं है। ये सब ओवर द टाइम धीरे धीरे कॉन्स्टिट्यूशन से रिलेटेड, उसके आइडियाज, उसके प्रिंसिपल्स से रिलेटेड जो कुछ है, आप जैसे जैसे पढ़ोगे आपको समझ में आने लगेगा। ओके, ये यहाँ पे दिया हुआ है कॉन्स्टिट्यूशन कब फोर्स इनफोर्स हुआ था। एंड देन इन दिस चैप्टर वी विल टेक अ ब्रीफ व्यू ऑफ वाइड रेंजिंग नेचर ऑफ इंडियन डेमोक्रेसी। फिर हम देखेंगे इंपॉर्टेंट चेंजेस दैट हैव टेकन प्लेस इन पॉलिटिकल प्रोसेस एंड स्टेप्स दैट हैव बीन टेकन टू स्टैब्लिश सोशल जस्टिस एंड इक्वालिटी। इस वीडियो में प्राइमरीली फोकस है 3 एरियाज में जो यहाँ पे दिया गया है इस चैप्टर के लिए। पहला है जो हम कवर करेंगे डेमोक्रेसी, जो प्रोबेबली मैं इस वीडियो में कवर करूँगी। फिर है सोशल जस्टिस, जो प्रोबेबली शायद मैं अगले वीडियो में कवर करूँ। और जुडिशियल सिस्टम, जो बेसिकली इस वीडियो का, इस चैप्टर का आखिरी पार्ट होगा, उसमें कवर करूँगी। शुरू करते हैं डेमोक्रेसी से। स्टूडेंट्स, मैंने पिछले वीडियो में इन डेप्थ समझाया था कि डेमोक्रेसी बेसिकली एक ऐसी तरीके की गवर्नमेंट है, एक ऐसी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है जहाँ पर लोग ये खुद चूज करते हैं कि वो किसे अपना वोट देकर अगले कुछ सालों के लिए सरकार चलाने देना चाहते हैं। इट इज़ अ गवर्नमेंट बेस्ड ऑन चॉइस ऑफ सिटीजन्स। डेमोक्रेसी, यहाँ पे इस बारे में क्या लिखा है, पॉलिटिकल मेच्योरिटी। पॉलिटिकल मेच्योरिटी, आप जैसे जैसे एज होती है वैसे वैसे आप मेच्योर होते जाते हैं ना, तो पॉलिटिक्स भी वैसे ही वैसे वक्त के साथ साथ मेच्योर होती है। डेमोक्रेसी डज नॉट मेयरली इम्प्लाई अ रिप्रेजेंटेटिव स्ट्रक्चर। सिर्फ इतनी सी नहीं है डेमोक्रेसी की
बस रिप्रेजेंट करने वाला एक तरीका है कि बस हम हमारे बिहाफ पे हमें बस कोई रिप्रेजेंट कर रहा है। डेमोक्रेसी वैसे बहुत इन डेप्थ एक टॉपिक है, बट चलिए मैं इतना आपको कंफ्यूज नहीं करना चाहती, तो ये समझ लीजिए कि इतना सिंपल नहीं है, इतना रफ नहीं है, क्योंकि बस रिप्रेजेंटेटिव स्ट्रक्चर है। हमें बस वहाँ एक एक स्ट्रक्चर है जिसमें हम अपना प्रतिनिधि भेज देते हैं और वो सरकार चलाता है। द एसेंस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव सिस्टम is to integrate the principles of democracy in actual practice। अब डेमोक्रेसी के भी कई सारे प्रिंसिपल्स, कुछ उसूल होते हैं, जैसे कि फ्री एंड फेयर इलेक्शंस, इलेक्शन लड़ना वक्त वक्त में इलेक्शंस होनी चाहिए, ये एक उसूल है डेमोक्रेसी को सस्टेन करने का। तभी एक्चुअल डेमोक्रेसी हम कह सकते हैं, एक एक्चुअल रिप्रेजेंटेटिव सिस्टम का कह सकते हैं एस्टेब्लिशमेंट होगा सोसाइटी में। Once this is done, democracy becomes an integral part of political life of the society। समाज के पॉलिटिकल लाइफ में, समाज में जो सरकार चलाने का तरीका है, एडमिनिस्ट्रेशन है, प्रशासन है, समाज में उसका एक इंटीग्रल पार्ट, एक अहम अंग बन जाएगा डेमोक्रेसी। जब डेमोक्रेसी के सारे उसूल हम एक्चुअली प्रैक्टिस में लाएंगे, जब हम असल में उन चीज़ों को करेंगे जिससे डेमोक्रेसी सस्टेन की जाती है। जैसे मैंने बताया वोटिंग, ये आपको आगे भी पता चलेगा। अकॉर्डिंगली द इंडियन पीपल हैव डायरेक्ट रिप्रेजेंटेशन इन द पार्लियामेंट, स्टेट लेजिस्लेचर एंड लोकल गवर्नमेंट। स्टूडेंट्स, मैंने आप लोगों को एक पिछले वीडियो में बात बताई थी कि हमारे जो लेजिस्लेचर होता है, या उसको हम कहते हैं पार्लियामेंट ऑफ इंडिया, और उसके साथ साथ होते हैं स्टेट लेजिस्लेचर्स, जिन्हें हम लेजिस्लेटिव असेंबली या विधानसभा कहते हैं, और फिर हमारी लोकल गवर्नमेंट बॉडीज। ये क्या है, ये तीन लेवल्स हैं के, तीन लेवल्स मतलब एक लेवल है सेंटर का, जहाँ पे केंद्र सरकार जिसको हम कहते हैं, फिर है राज्य सरकार या स्टेट लेवल, और फिर हमारी लोकल गवर्नमेंट्स जैसे कि म्युनिसिपल कॉरपोरेशन, म्युनिसिपालिटीज, ग्राम पंचायत। तो आपने सुना होगा कि यहाँ पे भी इलेक्शंस होती हैं। स्टेट में भी चीफ मिनिस्टर और स्टेट गवर्नमेंट के लिए इलेक्शन होती है, और सेंट्रल इलेक्शंस होती है पार्लियामेंट ऑफ इंडिया, लोकसभा की। सो ये तीन लेवल्स हैं जहां पे हम अपने रिप्रेजेंटेटिव्स भेजते हैं। अकॉर्डिंगली इंडियन पीपल हैव डायरेक्ट रिप्रेजेंटेशन। मैंने आपको ये बात पिछले वीडियो में बताई थी कि डायरेक्ट रिप्रेजेंटेशन, इनडायरेक्ट रिप्रेजेंटेशन क्या होता है। डायरेक्ट मतलब आप लोग खुद इलेक्शंस में जाके वोट करके अपना कैंडिडेट चूज करते हो, और इनडायरेक्ट मतलब आपका चूज किया हुआ कैंडिडेट आपके बिहाफ पे आगे चल के प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के लिए वोट करते हैं, तो वो इनडायरेक्ट रिप्रेजेंटेशन होती है पार्लियामेंट में। बट पार्लियामेंट ऑफ इंडिया में हमारी डायरेक्ट रिप्रेजेंटेशन है, स्टेट लेजिस्लेचर में भी डायरेक्ट है और लोकल गवर्नमेंट में भी हम खुद जाते हैं और वोट करते हैं पार्लियामेंट और सेंट्रल लेजिस्लेचर के मेंबर्स को। होल्डिंग फ्री एंड फेयर इलेक्शंस, जैसा कि मैंने कहा, फ्री एंड फेयर, फेयर मतलब टोटल ट्रांसपेरेंसी के साथ, बिना किसी भेदभाव के और बिना किसी माल प्रैक्टिस के, एट रेगुलर इंटरवल्स। एक रेगुलर इंटरवल का क्या मतलब होता है, एक तय वक्त के बाद। जैसे इंडिया में लोकसभा इलेक्शंस हर 5 साल होती हैं, ऐसा कभी नहीं होता कि 5 साल के बाद कोई कहे कि नहीं इस बार नहीं होनी चाहिए, अगली बार 5 साल के बाद देखेंगे, नहीं, 5 साल के बाद यानी रेगुलर इंटरवल पे फ्री एंड फेयर इलेक्शंस होती हैं कि ये एक इम्पोर्टेंट इंडिकेटर है इंडिया में सक्सेसफुल डेमोक्रेसी का। एक डेमोक्रेसी सक्सेसफुल कब होगी, देखिए अगर इलेक्शन ना हो और सरकार ऐसे ही अनलिमिटेड टाइम तक, अनडिसाइडेड टाइम तक चलती रहे, तो वो डेमोक्रेटिक सरकार से ना डिक्टेटरशिप की तरफ बढ़ती जाएगी। हम लोकतंत्र से तानाशाही की तरफ बढ़ते जाएंगे अगर इलेक्शन इस देश में ना हो तो इसीलिए रेगुलर इंटरवल्स पर इलेक्शन होनी जरूरी है, तभी डेमोक्रेसी सक्सीड होगी, तभी डेमोक्रेसी इंडिया में लोकतंत्र कामयाब होगा। The increasing participation of people in political process and political competition shows that Indian democracy has become successful to great extent. Increasing participation का हम क्या मतलब है, आप और हम कैसे पार्टिसिपेट करते हैं, वोट करके पार्टिसिपेट करते हैं। और इंडिया में जब पहली इलेक्शन हुई थी ना 1951 में, तब से लेकर अब तक इंडिया में
पार्टिसिपेशन लोगों का वोटिंग में बहुत बढ़ चुका है। पहले बहुत कम लोग आए थे, बहुत कम लोगों को समझ में आता था कि वोट करना क्या होता है। बहुत जल्द आप लोग भी 18 के हो जाएंगे तो आप लोगों को भी ये राइट मिलेगा कि आप जाके वोट कर सको। सो प्लीज जैसे ही आप लोग 18 के हो अपना वोटर आईडी कार्ड बनवाइए, और जब भी इलेक्शंस हो आपके स्टेट में, आपकी लोकल गवर्नमेंट के लिए और आपके लोकसभा के चुनाव हो, तो जाके वोट करिएगा। वो ही है हमारा इंक्रीज्ड पार्टिसिपेशन। जैसे जैसे लोग 18 ईयर्स या उसके अबाव होते हैं, वैसे वैसे वोट करने के लिए आगे आते हैं, वैसे वैसे हमारे देश में पार्टिसिपेशन बढ़ता है। पार्टिसिपेशन हमारे पॉलिटिकल प्रोसेस में, हमारी सरकार बनाने की प्रक्रिया में हमारा पार्टिसिपेशन, हमारा हिस्सा। पॉलिटिकल कंपटीशन भी इंक्रीज होता है पार्टिसिपेशन के साथ। पॉलिटिकल कंपटीशन मतलब ऐसा नहीं है कि इस देश में सिर्फ एक ही पॉलिटिकल पार्टी है और उसी पॉलिटिकल पार्टी के मेंबर्स ही इलेक्शन में खड़े होते हैं। हमारे पास बहुत सारे ऑप्शंस मिलते हैं हमें इस देश में। जब भी स्टेट गवर्नमेंट में या जब भी सेंटर की इलेक्शंस होती हैं, तो अलग अलग पार्टीज के मेंबर्स इलेक्शन में खड़े होते हैं, इलेक्शन में लड़ते हैं। तो हमें चॉइस मिलती है, हमें उनके बीच में एक कंपटीशन बढ़ता है और हमारे पास एक चॉइस होती है चूज करने के लिए, जिससे हमें दिखता है कि इंडिया की डेमोक्रेसी है हैज बिकम सक्सेसफुल टू ग्रेट एक्सटेंट। अब ये क्यों है, ग्रेट एक्सटेंट क्यों है? जैसे मैंने कहा हमारा इंक्रीज पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन, हमारा इंक्रीज पार्टिसिपेशन इसकी वजह से हम डेमोक्रेसी को खत्म नहीं होने दे रहे। अगर लोग वोट करना छोड़ दें तो क्या होगा, धीरे धीरे लोग चुनना छोड़ देंगे तो कोई ना कोई आके तानाशाही जरूर करेगा। इसीलिए हमारा काम है हम वोट करें और हमारी डेमोक्रेसी को जिंदा रखें। हमारे पास कंपटीशन है दूसरे देशों में, जैसे चाइना और यूएसए। वहां पे या तो वन पार्टी सिस्टम है, या तो एक ही पार्टी है या फिर दो पार्टीज हैं। जैसे कि यूएसए में सिर्फ दो पार्टीज हैं, आप या तो एक पार्टी के मेंबर को चुनिए या तो दूसरी पार्टी के, आपके पास दो से ज्यादा ऑप्शंस नहीं होते। बट इंडिया में मल्टी पार्टी सिस्टम है, हमारे पास बहुत रेंज है, बहुत कंपटीशन है चूज करने के लिए कि हम किसको वोट दें। सरकार बनाने के लिए हमारे पास चॉइसेस हैं। इसीलिए दिखा ये पता चलता है कि इंडिया की डेमोक्रेसी काफी हद तक, एक ग्रेट एक्सटेंट तक सक्सेसफुल है। देन देयर इज राइट टू वोट। मैंने आपको कहा हमारा राइट टू वोट है। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन हैव मेड द प्रोविजन ऑफ राइट टू वोट फॉर एडल्ट्स। In the pre-independence period, several provisions existed which restricted the right to vote. जब प्री इंडिपेंडेंस के पीरियड में बात करें तो प्री इंडिपेंडेंस के पहले क्या था, हमारे इस आज़ादी के पहले क्या था, अंग्रेजों का राज था। अंग्रेजों के राज में ना हमें कुछ ज्यादा हक था नहीं कहने का कि सरकार कैसे चलनी चाहिए, सरकार किसकी होनी चाहिए, क्योंकि हम पे राज ही फॉरेनर्स कर रहे थे। जब हमारे अपने देश के लोग ही राज नहीं कर रहे तो हम लोग कैसे हमारे ऊपर राज करने वालों को बताएंगे क्या करना है क्या नहीं, हम क्या चाहते हैं, ये कौन कैसे सुनेगा। तो ऐसा ही था कि प्री इंडिपेंडेंस पीरियड में हमारे पास कुछ खास राइट्स थे नहीं वोट करने के। उन्होंने बहुत बहुत कहते हैं ना लिमिटेड लेवल पर हमें वोटिंग राइट्स दिए थे। जैसे कह सकते हैं कि सिर्फ पर्टिकुलरली मेन को राइट हुआ करता था वोट करने का। ये काफी टाइम तक ना इंग्लैंड में भी सच था। इंग्लैंड में भी 1800 तक ये बात सच थी कि वहां पे औरतों को वोट करने का राइट नहीं था। बट इंटरेस्टिंग बात यह है कि इंग्लैंड या इवन अमेरिका जैसे देश, जो बहुत पहले आजाद हुए थे, अमेरिका, उनको भी पहले इलेक्शन से ही वहां पे भी औरतों को वोटिंग राइट नहीं था। पर इंडिया में, इंडिया के पहले जनरल इलेक्शन जो 1951 में हुए थे, 1951 में हुए थे, हमें तब से ही इक्वल राइट टू वोट है। हमारा कॉन्स्टिट्यूशन हमें क्या गारंटी करता है, अडल्ट सफरेज, जिसका मतलब होता है गिविंग द राइट टू वोट इक्वली। इक्वली देखिए जो यहाँ पे मैं इंसिस्ट कर रही हूँ, इक्वली टू बोथ मेन एंड वुमेन अबाउ द एज ऑफ 21 ईयर्स। जब कॉन्स्टिट्यूशन इनेक्ट हुआ तब एज लिमिट थी 21 ईयर्स। हर इंसान चाहे वो आदमी हो चाहे औरत हो,
चाहे वो किसी भी रेस से आया हो, चाहे वो किसी भी रिलीजन को फॉलो करता हो, या चाहे वो कास्ट सिस्टम में ब्राह्मण से लेके अनटचेबल तक, शूद्र और अछूत तक कोई भी हो, बस आप 21 साल के बड़े हो, 21 साल से बड़े हो और इंडिया के सिटीजन, इंडिया के नागरिक हो, तो आपको हक है आपके इलेक्शंस में वोट करने का और आपकी सरकार चुनने का। बाद में ये एज जो है 21 से 18 पे दी गई, विच गेव अपॉर्चुनिटी ऑफ पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन टू यंगर जनरेशन इन इंडिया। हमने 21 से 18 पे ला दी जब एज, तो ज्यादा लोगों को हम एक देश कहते हैं ना कि नेट के अंदर और ज्यादा लोग आ गए जो वोट करने का हक रखते हैं, कि इससे हमें यंगर जनरेशन, क्योंकि आप देखिए 18 इज अ वेरी यंग एज, और इतनी यंग एज से आपको अपॉर्चुनिटी मिलती है कि आप वोट कर सकते हैं कि। So, such provisions have made India the largest democracy in the world. India has the largest number of voters compared to any other democratic nation. देखिए डेमोक्रेटिक नेशंस तो और कई कई भी हैं, ऑलमोस्ट हर वेस्टर्न कंट्री में डेमोक्रेसी चलती है, हर वेस्टर्न कंट्री में लोग वोट करते हैं, बट इंडिया में सबसे ज़्यादा लोग हैं जो वोटर्स हैं के। दिस चेंज इज नॉट ओनली क्वांटिटेटिव बट ऑल्सो क्वालिटेटिव। ये क्वांटिटेटिव या संख्या वाला चेंज नहीं है, ये बदलाव है, जो ये प्रोग्रेस है, ये सिर्फ नंबर्स या फिगर्स तक नहीं है, ये क्वालिटी में भी चेंज है कि क्योंकि नई पॉलिटिकल पार्टीज एमर्ज होती हैं जिसमें यंग वोटर्स जिसको एक्टिवली सपोर्ट करते हैं कि, तो नई पॉलिटिकल पार्टीज जैसे आती हैं, जैसे हम आप अब मेरे जनरेशन में और आपके जनरेशन में, आप में और मुझ में कई सालों का फर्क है, तो मुझे ऐसा लगता है कि मुझे जो लगती हैं चीजें कि हाँ देश में ये प्रोग्रेस होना चाहिए, बट आपका नजरिया शायद मुझसे और ज्यादा फॉरवर्ड और ज्यादा मॉडर्न हो, आपको लगे नहीं और भी ज्यादा प्रोग्रेस किया जा सकता है, तो आप लोग शायद आगे चल के एक पॉलिटिकल पार्टी बनाएं जो और भी ज्यादा लोगों के वेलफेयर में, ज्यादा डेवलपमेंट्स में ज्यादा इंटरेस्टेड हो, ज्यादा अच्छे डेवलपमेंट्स ला सके, मेरे जनरेशन से ज्यादा अच्छे। सो इट्स लाइक नई पॉलिटिकल पार्टी आएगी नई आइडियोलॉजी के साथ, और नई पॉलिटिकल पार्टीज को, उनके एजेंडास को, उनकी आइडियोलॉजी को यंगस्टर्स का सपोर्ट मिलता है, क्योंकि वो उनसे ज़्यादा कनेक्ट कर पाते हैं, उनसे उन्हें ज़्यादा समझ पाते हैं। तो ऐसा है कि क्वालिटेटिव चेंज है ये, सिर्फ क्वांटिटी नहीं, कि फिगर्स नहीं है कि बस इंडिया में वोटर्स बढ़े हैं, नहीं, इंडिया में पॉलिटिकल पार्टीज भी बढ़ी हैं, जैसे जैसे इंडिया में सोच लोगों की नहीं आती है, जैसे जैसे इंडिया में ज़रूरतें चेंज होती हैं, वैसे वैसे क्वालिटेटिव चेंज भी हुए हैं कि दीज पार्टीज रिप्रेजेंट वेरियस एक्सपेक्टेशंस ऑफ पीपल। लोगों की उम्मीदें जो है ना, उन्हें रिप्रेजेंट करती हैं ये पॉलिटिकल पार्टी। जैसे अगर आपको वोट करने का जब मौका मिलेगा, तो आप किसी ऐसी पार्टी को वोट करेंगे ना जिनकी सोच, जिनका एजेंडा, जिनका मकसद आपकी सोच और आपके आइडियोलॉजीज, आपके ख्यालात से मिलते होंगे। आपको जैसा लगेगा कि देश में ऐसी तरक्की होनी चाहिए, तो आप देखेंगे कि कौन सी पॉलिटिकल पार्टी है जो बिल्कुल वैसे ही ख्याल रखती है, वैसे ही एम्स रखती है, तो आप उन्हें वोट देंगे। तो यही है कि पॉलिटिकल पार्टीज हमारी ही उम्मीदों का एक रिफ्लेक्शन है, और पॉलिटिकल स्फीयर में ये compete करती हैं आपस में, ये देखने के लिए कि वो उनमें से कौन है जो ज्यादा पॉलिटिकल पावर कैप्चर कर सकता है, कौन है जो इतना काबिल है गवर्नमेंट चलाने के लिए। ये कंपटीशन होता है। डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ डेमोक्रेसी, डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर, ये चीज मैंने आपको पिछले वीडियो में समझाई थी, एक बार फिर मैंने यहाँ पे आपको बताया। जैसे हमारा लेजिस्लेचर है, बिल्कुल वैसे ही हमारे एग्जीक्यूटिव्स भी होते हैं कि मैंने आपको बताया था एग्जीक्यूटिव, जैसे हम कहते हैं ना प्लान बनाने को, कि हमने प्लान बनाया है, अब इसे एग्जीक्यूट करेंगे, अब इसे असल में करके दिखाएंगे इस प्लान को, तो बिल्कुल वैसे ही होते हैं। लॉ मेकिंग होती है लेजिस्लेचर में, लेजिस्लेचर बैठता है, पार्लियामेंट बैठता है और कोई कानून बनाता है। फिर हमारे एग्जीक्यूटिव्स होते हैं, जैसे हमारे प्राइम मिनिस्टर, हमारे चीफ मिनिस्टर्स, और हमारे काउंसिल होती है, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, हमारे जो कैबिनेट मिनिस्टर्स होते हैं, वो सारे मंत्री होते हैं, वो हमारे एग्जीक्यूटिव्स होते हैं जो इन लॉस को एग्जीक्यूट करते हैं। जैसे हम किसी प्लान को एग्जीक्यूट करते हैं ना, वैसे ही इन्हें भी एग्जीक्यूट करना पड़ता है, तो उसके लिए हमारे मिनिस्टर्स होते हैं, हमारे एग्जीक्यूटिव्स होते हैं कि, तो ये तीन लेवल्स पे होते हैं, सेंट्रल, स्टेट और लोकल गवर्नमेंट पे।
ऐसा क्यों? ताकि किसी एक जगह पावर कॉन्सेंट्रेट ना हो। अब क्या है ना कि अगर हम स्टेट गवर्नमेंट में चीफ मिनिस्टर के पास जो पावर है, मान लो अगर वो हम निकाल कर सेंट्रल गवर्नमेंट को, पार्लियामेंट को, या फिर वो पावर्स हम प्राइम मिनिस्टर की ऑफिस को असाइन कर दें, तो बहुत सारी पावर्स, कह सकते हो एक तरीके से असीम शक्तियां एक जगह पे कॉन्सेंट्रेट हो जाएगी। आपने जैसे मूवीज देखी होगी ना, जहाँ पे एक विलन होता है जिस जो जैसे थैनोस था, जिसने सारे स्टोन्स कलेक्ट किए थे, बट उससे क्या हुआ, वो डैमेज हुआ। फर्दर उसने क्या किया, मिसयूज किया वो पावर का, जो उसने अक्यूमुलेट की थी, जो पावर उसने जमा की थी। सो इसीलिए वो डिस्ट्रीब्यूशन होना जरूरी है। अब मुझे अच्छे से तो याद नहीं आ रहा कि एवेंजर्स में एक्चुअली हुआ क्या था, बट मोस्टली देखिए कि यही रहा है कि वो स्टोन्स जो है अलग अलग जगह अपनी अपनी जगह पर होने चाहिए। तो वैसा ही इंडिया में भी जो पॉलिटिकल पावर है ना, अलग अलग लेवल्स पर अपनी अपनी जगह पर होनी चाहिए। अगर वो सब एक ही जगह पर एक ही इंसान के हाथ में आ जाए, तो उससे पावर का बहुत बुरा मिसयूज होगा। मतलब आप सोचिए, हमेशा ऐसा होता है, जब भी किसी के पास हद से ज्यादा पावर आ जाए तो उसका मिसयूज हो सकता है, इससे इम्बैलेंस हो सकता है। डेमोक्रेसी की बात करें तो डेमोक्रेसी खतरे में आ सकती है। डिसेंट्रलाइजेशन कंट्रोल्स द मिसयूज, जैसा कि मैंने कहा, मिसयूज को कंट्रोल करता है डिसेंट्रलाइजेशन। क्योंकि आपने कैसे एवेंजर्स के वो स्टोन्स जो थे वो बांट दिए, तो इसकी वजह से क्या हुआ कि पावर का मिसयूज होने से बच गए, वो कंट्रोल, डैमेज कंट्रोल हो गया। ऑल्सो क्रिएट्स अपॉर्चुनिटी फॉर पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन फॉर कॉमन पीपल। हमें मौका मिलता है, हम अपने स्टेट गवर्नमेंट के लिए भी चूज कर सकते हैं, सेंट्रल गवर्नमेंट के लिए भी चूज कर सकते हैं। तो हमें थोड़ा ज्यादा मौका मिलता है ना अपनी सरकार चलाने, अपनी सरकार चुनने और चलाने के लिए। The directive principles of state policy include the provisions for democratic decentralization. अब यहाँ पे आपने एक वर्ड पढ़ा, ये वाला डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी। आपको मैं एक छोटी सी इंफॉर्मेशन यहाँ पे समझाती हूँ, जो मुझे बहुत पहले मेरे प्रोफेसर्स ने समझाई थी, जो मुझे आज तक बहुत अच्छे से याद है। ये डीपीएसपी एंड फंडामेंटल राइट्स के बीच का। देखो, हमें ना हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है ना, वो कई सारे पार्ट्स में बताए बंटा हुआ है। उसमें से एक पार्ट है पार्ट 3, और एक है पार्ट 4। और जैसा मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया ना, करीबन 395 ओरिजिनली आर्टिकल्स थे, अमेंड होके अब ये करीबन 400 के ऊपर जा चुके हैं कि। सो देखिए, पार्ट 3 है ना, वो हमें ना कुछ राइट्स देता है, कुछ अधिकार देता है, जिन्हें हम फंडामेंटल राइट्स कहते हैं। ये जो राइट्स होते हैं ना, इनमें इंक्लूडेड है इक्वालिटी, यानी बराबरी। आपको बराबरी का मौका मिलेगा पढ़ाई का, बराबरी का मौका है नौकरी पाने का, हर चीज में। आदमी औरत, कोई भी कास्ट, कोई भी रिलीजन, जैसा मैंने आपको बताया, इक्वालिटी बेसिकली। आप कहीं से भी हो, कुछ भी करो, आपको बराबरी का मौका मिलेगा, इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी। उसके बाद आपको फ्रीडम मिलती है, आप कहीं पे भी रहिए, कोई भी काम करिए, कुछ भी आप करिए, आपको पूरी आज़ादी है लीगल दायरों में रहकर। इलीगल काम करने की आज़ादी नहीं है, लिमिटेड है। ये भी हमें, हमारा कॉन्स्टिट्यूशन हमें ये आज़ादियाँ देता है। ऐसे ही और भी बहुत हैं, बट एक मैं फाइनल आपको बात बताना चाहूंगी, मोस्ट इम्पोर्टेंट, कि ये ना कॉन्स्टिट्यूशनली सिक्योर होते हैं कि, या फिर अगर आपकी अगर राइट्स को अगर कोई ब्रीच करे, तो आप जुडिशरी, या आप अपने कोर्ट में जा करके कोर्ट से कह सकते हैं कि मेरा ये अधिकार है ना, ये मुझसे छीना जा रहा है। अगर आपको कोई कहे कि हम, आप क्योंकि औरत हो तो हम आपको ये नौकरी नहीं दे सकते, या अगर आपसे कोई कहे कि आप छोटी जाति के हो इसीलिए हम आपको इस स्कूल में एडमिशन नहीं दे सकते, तो वो होगा अधिकारों का उल्लंघन। आपका जो राइट है आपसे छीना जा रहा है, आपको दिया नहीं जा रहा। तो इस केस में आप जज के पास जा सकते हो, कोर्ट में जा सकते हो, ये कंप्लेन लेकर। बट यहाँ पे मैं बात कर रही थी डीपीएसपी, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी की। ये ना एक आयरिश कॉन्स्टिट्यूशन था, उस आयरलैंड का जो कॉन्स्टिट्यूशन था ना, उससे इंस्पायर होके हमारे जो ड्राफ्टिंग कमेटी थी, हमारे कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली थी जो कॉन्स्टिट्यूशन लिख रही थी, उन्होंने ये इंस्पिरेशन लिया आयरलैंड के कॉन्स्टिट्यूशन से, और हमें भी ये डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी दिया। ये क्या है? ये ना एक तरीके की गाइडलाइन है। आपने
देखा कोई भी आप कभी कुछ मशीन बनाने बैठो, खिलौने बनाने बैठो, या आपको कुछ सॉफ्टवेयर वगैरह है, कुछ है, तो आपको कुछ गाइडलाइंस मिलती हैं कि ऐसा ऐसा आपको करना है, कि ये आपको करना है। या कोई एग्जाम देने जाते हो तो आपको वहाँ पे इन्विजिलेटर कहता है कि आप पहले ये सारी डिटेल्स अपने आंसर शीट में फिलअप करिए, तो वो आपके गाइडलाइंस होते हैं। अब कॉन्स्टिट्यूशन है ना, वो भी कुछ गाइडलाइंस देता है। किसको? क्योंकि ये कॉन्स्टिट्यूशन लिखा जा रहा था 1947 के लेके 1949 के बीच में, तो इन्होंने दिया था ये उस वक्त जो हमारे मेंबर्स थे ना कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के, उन्होंने सोचा कि चलिए जब हम रहे या ना रहे, आने वाली गवर्नमेंट्स तो आएंगी, तो उनको हम कुछ गाइडलाइंस दे के जाते हैं कि देखिए ये मामले हैं ना, इनमें आपको प्रोग्रेस करने की ज़रूरत है, इन मामलों पर आपको लॉ बनाने की और पॉलिसीज बनाने की ज़रूरत है, कि लॉ मेकिंग, पॉलिसी मेकिंग, लेजिस्लेशन की इन कुछ मामलों पर जरूरत है। जैसे इकोनॉमिक इक्वालिटी, लोगों में फाइनेंशियली इक्वालिटी लाइए। ये यहाँ पे कोई है जो बहुत अमीर है, कोई है जो बहुत गरीब होता जा रहा है, इस डिस्टेंस को, फाइनेंशियल डिस्पैरिटी के, इकोनॉमिक डिस्पैरिटी के इस डिस्टेंस को थोड़ा कम करिए। इस मामले में हम आपको गाइडलाइन दे के जा रहे हैं। ऐसे ही पॉलिटिकल गाइडलाइंस भी थे। जैसे यहाँ पे हमने पढ़ा ना, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी इंक्लूड द प्रोविजन फॉर डेमोक्रेटिक डिसेंट्रलाइजेशन। तो ऐसा ही एक गाइडलाइन डीपीएसपी में दिया गया है कि डेमोक्रेसी को डिसेंट्रलाइज किया जाए। तो पहले जो जब कॉन्स्टिट्यूशन बना, तब सिर्फ सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट, दो लेवल्स पे गवर्नमेंट का जो पावर था, पूरा पॉलिटिकल पावर था ना, वो दो लेवल पे, दो स्तरों पर बटा हुआ था। लेकिन ओवर द टाइम, क्योंकि हमारे पास ये डीपीएसपी था, तो हमारे पास एक गाइडलाइन थी हमारे आने वाली सरकारों के पास। उन्होंने सोचा कि चलिए हम अब डेमोक्रेटिक डिसेंट्रलाइजेशन जो है ना, ये पावर को बांटने का जो स्तर है ना, इसमें एक और स्तर लेके आते हैं, वो है लोकल गवर्नमेंट। इसके चलते ना 73rd और 74th अमेंडमेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, अमेंडमेंट मतलब कॉन्स्टिट्यूशन में कोई भी कुछ नया बदलाव, कुछ भी कॉन्स्टिट्यूशन से डिलीट करना, कुछ भी उसमें ऐड करना, वो एक अमेंडमेंट होता है। तो जो 73rd और 74th अमेंडमेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन था ना, उसने कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस दिया लोकल सेल्फ गवर्निंग इंस्टीट्यूशंस को, और उनकी पावर भी बढ़ा दी। कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस मतलब संवैधानिक कर दिया लोकल सेल्फ गवर्निंग बॉडीज को। हमारे यहाँ पे अगर कोई मुद्दा छोटा सा हमारे छोटी सी शहर में हो जाए, तो हम अपने शहर की म्युनिसिपल कॉरपोरेशन या म्युनिसिपल काउंसिल या ग्राम पंचायत के पास जा सकते हैं। हमारे लाइट पानी के जो बिल आते हैं, वो लाइट पानी की जो मैनेजमेंट चलती है, वो सीधा स्टेट से, स्टेट में बैठे लेजिस्लेचर नहीं चलाता, वो हमारे यहाँ छोटे, हमारे जो लोकल गवर्नमेंट बॉडीज है ना, वो इन चीज़ों का, छोटा मोटा चीज़ों का ध्यान रखती है कि रास्ते बने रहें, और होम हाउसिंग टैक्स कलेक्ट करना, पानी का टैक्स कलेक्ट करना, लाइट के बिल्स रिलेटेड चीज़ें, इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई से रिलेटेड चीज़ें, उनकी मेंटेनेंस, ये सब हमारी लोकल गवर्नमेंट, हमारी जो लोकल लेवल पे हो ना, लोकल स्तर पे होती है ना, उनको ये सब पावर्स दी गई। और इनको संवैधानिक स्टेटस मिला इन दो अमेंडमेंट्स की वजह से। मैंने यहाँ पे अलग कलर में ये हाईलाइट किया है, क्योंकि आपको ये याद रखना है कि 73rd अमेंडमेंट, 74th अमेंडमेंट, जहाँ तक मुझे याद है, मुझे इनका ईयर याद नहीं आ रहा, बट शायद ये 1984 या 1982 में आए थे, ये अमेंडमेंट्स हुए थे हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में। सो आगे देखते हैं। हाँ, मैं यहाँ पे मैंने एक बात खत्म नहीं की। जैसे मैंने कहा फंडामेंटल राइट्स जो हैं, अगर ये ब्रीच होते हैं तो आप कोर्ट में जा सकते हैं, कि ताकि आपको ये आपका अधिकार वापस मिले। जब आपको, आपके साथ कोई इनइक्वालिटी करता है, कोई भेदभाव करता है, आप कोर्ट चले गए, तो कोर्ट में जज लिख लिख के एक डिग्री दे सकता है आपको, एक आपको कहते हैं ना कि एक ऑर्डर पास कर सकता है कि आप, इनका जो राइट है एजुकेशन का, जो यहाँ तो जो इनका राइट है जॉब का, अगर ये क्वालिफाइड हैं, अगर ये इतने पढ़े लिखे हैं, तो आप उन्हें वो जॉब दीजिए, अगर वो एलिजिबल हैं तो ऐसा ऑर्डर चाहे तो कोर्ट पास कर सकता है। बट इन केस डीपीएसपी में ऐसा नहीं है। डीपीएसपी ना मेयरली गाइडलाइन ही है कि हमारी गवर्नमेंट के लिए, अगर गवर्नमेंट फेल हो जाए, गवर्नमेंट ने समझिए लॉस नहीं बनाए इक्वालिटी, इकोनॉमिक इक्वालिटी के लिए, जो कि अभी भी हो रहा है। आप देखें तो देश में कुछ लोग होते हैं
जो बहुत अमीर होते हैं, और कुछ होते हैं जो बहुत ही अभी भी बहुत मीगरली, बहुत ही हैंड टू माउथ सिस्टम पे अभी भी जी रहे हैं कि तो क्या इकोनॉमिक डिस्पैरिटी कम हुई है? नहीं हुई है। अभी भी वो डिस्टेंस, वो इकोनॉमिक डिस्टेंस बना हुआ है लोगों में, वो क्लास सिस्टम अभी भी चल रहा है। तो क्या गवर्नमेंट ने कुछ किया उनके लिए? कुछ पॉलिसी बनाई? नहीं बनाई। ऐसे मामले में आप कोर्ट में जाके नहीं कह सकते कि सर डीपीएसपी के अकॉर्डिंग हमारे गवर्नमेंट का काम था कि ये लॉ बनाए इस चीज पे, पर उन्होंने नहीं बनाया। बट कोर्ट इस मामले में कुछ नहीं कर सकता, तो आपको कॉन्स्टिट्यूशनल कह सकते हैं, जुडिशियल प्रोटेक्शन नहीं है कि कोई सरकारी जुडिशियल इसमें सिक्योरिटी नहीं है। डीपीएसपी माने या ना माने वो सरकार के ऊपर है। फिर ये कुछ यहाँ पे आपको क्वेश्चन दिया है कि कैन यू टेल द रीजंस फॉर फॉलोइंग चेंजेस। सम सीट्स आर kept reserved for women to increase their participation in political process. Some seats are kept reserved for weaker section of the society so that they can get a share in political power. State Election Commission has been established. The 11th and 12th schedule was added to the constitution. अगर आप लोगों को इनके आंसर्स पता हो तो मुझे भी ज़रूर बताइएगा कमेंट्स में, वरना मैं आपको इनके आंसर्स अगले वीडियो में बताने की कोशिश करूंगी, या फिर मैं आपको आखिरी वीडियो में बताऊंगी। राइट टू इंफॉर्मेशन आरटीआई साल 2005 में आया था, राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट। सिटीजन एम्पावरमेंट इज द इसेंशियल कंडीशन ऑफ डेमोक्रेसी। सिटीजन एम्पावरमेंट यानी नागरिकों को ज्यादा पावर हो। सिटीजन्स का एम्पावरमेंट, नागरिकों का एम्पावरमेंट इज इसेंशियल कंडीशन ऑफ डेमोक्रेसी। यानी कि डेमोक्रेसी में ना नागरिक का रोल, सिटीजन का रोल सबसे ज्यादा होता है, और उन्हीं को सबसे ज्यादा हक मिलने चाहिए। ये एक इंपॉर्टेंट चीज है अगर आप चाहते हैं डेमोक्रेसी सस्टेन करे। इट इज नेसेसरी टू क्रिएट अपॉर्चुनिटी फॉर सिटीजन्स पार्टिसिपेशन एंड इंटरेक्शन विद गवर्नमेंट। ये जरूरी है कि सिटीजन्स, देश के नागरिक, गवर्नमेंट से इंटरेक्ट कर सकें और ज्यादा से ज्यादा इंडिया के सिटीजन्स पार्टिसिपेट कर सकें। अब एक पार्टिसिपेशन का तरीका मैंने आपको बताया, वोट करना था। इंटरेक्शन का क्या तरीका है ये यहाँ पर आपको आरटीआई से समझ में आएगा। इंक्रीज कम्युनिकेशन बिटवीन सिटीजन्स एंड गवर्नमेंट हेल्प्स इन स्ट्रेंथनिंग डेमोक्रेसी एंड इन बिल्डिंग अ रिलेशनशिप ऑफ ट्रस्ट बिटवीन देम। आपने सुना होगा ना, आप लोग पता ही नहीं, आप लोगों की जनरेशन आजकल बहुत फॉरवर्ड चलती है, तो आपने तो सुना होगा कि रिलेशनशिप्स को चलाने के लिए, ट्रस्ट को बनाए रखने के लिए ओपनली कम्युनिकेट करना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो वैसा ही है कि डेमोक्रेसी में भी सिटीजन्स यानी नागरिक और नागरिकों की सरकार, इन दोनों के बीच में भरोसा बना रहे और इनका रिश्ता हमेशा स्ट्रॉन्ग रहे, इसके लिए यहाँ पर भी कम्युनिकेशन बढ़ाना ज़रूरी है। इंक्रीज कम्युनिकेशन सिटीजन्स और गवर्नमेंट के बीच में क्या हेल्प मिलेगी? डेमोक्रेसी मजबूत होगी, स्ट्रेंथन होगी, और बिल्डिंग अ रिलेशनशिप ऑफ ट्रस्ट, एक भरोसे का रिश्ता। अगर आपको पता ही ना चले कि आपकी सरकार कर क्या रही है, तो क्या आप सरकार पे भरोसा कर पाएंगे? नहीं कर पाएंगे। सिटीजन्स हैव अ राइट टू नो अबाउट द फंक्शनिंग ऑफ द गवर्नमेंट। सरकार क्या कर रही है, कैसे फंक्शन कर रही है, इस वक्त वो किन चीजों पर काम कर रही है, कौन सी चीज पर उनका काम कहाँ तक पहुंचा है, ये सब जानना सिटीजन्स का राइट है। कि The government of India gave the right to information. Information, जानकारी, जानकारी का अधिकार to the citizens of India to ensure transparency and accountability. Transparency मतलब आपने देखा चीजें, एक होता है ट्रांसपेरेंट, एक होता है ओपेक। जैसे कि अगर आप कोई मेटल की शीट लेके खड़े हो जाए तो आप उसके आर पार नहीं देख सकते। मतलब अगर आप कभी आपके आसपास देखो, आपके पास दीवार होगी कोई, आप उस दीवार के पार नहीं देख सकते, तो वो ओपेक है के। बट अगर आप देखें कोई ग्लास का डोर होता है, किसी रेस्टोरेंट का, किसी कैफे का डोर होता है जो ग्लास का होता है, आपको शॉप के, रेस्टोरेंट के बाहर खड़े होके भी उस ग्लास डोर के अंदर क्या चल रहा है दिखाई देता है, क्योंकि वो डोर है ना, वो ट्रांसपेरेंट होता है। कि वैसे ही गवर्नमेंट और सिटीजन्स के बीच में भी एक ग्लास का डोर होना चाहिए, जिससे जिससे
एक ट्रांसपेरेंसी बनी रहे और अकाउंटेबिलिटी, आप देख सकें कि सरकार क्या कर रही है और सरकार को भी पता है कि आप उन्हें देख सकते हो और आप उनसे सवाल कर सकते हो और वो आपको जवाब देने के लिए कैसे क्या क्या वर्ड है मुझे याद नहीं आ रहा, बट वो आपको जवाब देने के लिए कह सकते हो कि मजबूर है या उनका काम है, उनकी जवाबदारी है। आप उनसे सवाल पूछ सकते हैं ट्रांसपेरेंसी में और उनका काम है जवाब आपको देना, जो कि हॉलमार्क्स है गुड गवर्नेंस के, एक अच्छी सरकार चलाने की, एक अच्छी सरकार की गवर्नेंस की, एक अच्छी गवर्नमेंट पॉलिसी की। ये एक कह सकते हो खूबी है, ट्रांसपेरेंसी होना, अकाउंटेबिलिटी होना, आपको ये दिखाई देना कि सरकार क्या कर रही है और सरकार से जब आप सवाल करो तो वो आपको जवाब दे। ये एक निशानी है अच्छी सरकार की। राइट टू इंफॉर्मेशन हैज बीन मेड द गवर्नमेंट मोर ट्रांसपेरेंट, और भी ज्यादा ट्रांसपेरेंट बना दिया जब राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट आया। एंड हैज रिड्यूस द एलिमेंट ऑफ सीक्रेसी, एलिमेंट ऑफ सीक्रेसी मतलब गुप्तनीयता, सीक्रेट, गवर्नमेंट आपसे कुछ भी सीक्रेट नहीं रख सकती। आप एक आरटीआई फाइल करो ये पूछने के लिए कि मेरे यहाँ जो घर के बाहर सड़क है ये अभी तक बनी नहीं है, कब तक बनेगी, क्यों नहीं बनी, किसको कॉन्ट्रैक्ट मिला है, कितना बड़ा कॉन्ट्रैक्ट है, वो क्या मटेरियल्स यूज करने का प्लान कर रहा है, सब अगर आपको जानना है तो आप एक बेसिक सा आरटीआई जाकर के आरटीआई ऑफिस में सबमिट कर सकते हो। और उसके चलते गवर्नमेंट का जो पर्सन वहां पे बैठा है उसका काम है आपकी जो क्वेश्चन है, आपकी जो क्वेरी है, आपको उसका जवाब दे। इसलिए गवर्नमेंट का काम जो है वो सीक्रेट नहीं रहता आरटीआई की वजह से। आफ्टर द ईयर 2000, अब ये टोटली अलग बात है, यहाँ पे आरटीआई की बात नहीं हो रही है पूरी तरह से। आफ्टर द ईयर 2000 द होल अप्रोच टुवर्ड्स डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स हैज चेंज्ड। डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स आर कंसिडर्ड एज राइट्स ऑफ द सिटीजन। अब देखिए 2000 के साल 2000 के बाद ना बहुत सारे चेंजेस जो आए ना डेमोक्रेसी में, या डेमोक्रेसी में जो रिफॉर्म्स आए ना, उनसे ऐसा हुआ कि डेमोक्रेसी को ना लोगों का अधिकार समझा गया। अकॉर्डिंगली द सिटीजन्स इन इंडिया हैव गॉट राइट टू इंफॉर्मेशन, एजुकेशन एंड फूड सिक्योरिटी। इंफॉर्मेशन मैंने आपको समझाया, जानकारी, सरकार क्या कर रही है इस बात की जानकारी, पर आपका हक है, आपका राइट है। एजुकेशन, अगेन शिक्षा पर भी आपका राइट है। और दूसरा फूड सिक्योरिटी, खाने की सिक्योरिटी, जैसे कि गवर्नमेंट ने उस टाइम पे बहुत सारे मिड डे मील स्कूल में लॉन्च किए थे, और फूड सिक्योरिटी रिलेटेड एमएसपी वगैरह जैसी पॉलिसीज। एंड देन ग्रीन रेवोल्यूशन, ये सब बहुत हुआ जिससे इंडिया में खाने की जो सिक्योरिटी है वो इंश्योर की जाए। दीज राइट्स हैव स्ट्रेंथेंड डेमोक्रेसी इन इंडिया। अब ये जो यहाँ पे पार्ट था ना अ, कि डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स आर कंसिडर्ड एज राइट्स ऑफ द सिटीजन, ये वाला यहाँ पर राइट्स ऑफ द सिटीजन, इसको यहाँ पे ना थोड़ा नीचे डिटेल्स में समझाया गया है। क्या क्या हो क्या रहा है? अरे, अरे, बस कर, अरे, 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 हाँ बस हो जा, हाँ हो गया। राइट्स बेस्ड अप्रोच, in the decades after independence, progress was made towards more and more democratization of India. सॉरी वो बीच में मेरे डॉग्स मुझे इंटरप्ट करने आ जाते हैं। हाँ, राइट्स बेस्ड अप्रोच, इन द डिकेड्स आफ्टर इंडिपेंडेंस प्रोग्रेस वॉज मेड टुवर्ड्स मोर एंड मोर डेमोक्रेटिसाइजेशन ऑफ इंडिया। इंडिया को ज़्यादा से ज़्यादा लोकतांत्रिक बनाने की तरफ इंडिपेंडेंस के बाद जो भी जितने भी गवर्नमेंट्स आई ना, उनका एम यही था कि इंडिया को ज़्यादा से ज़्यादा लोकतांत्रिक बनाए। क्यों? उन्होंने फॉरेन इन्वेजन्स देख लिए, फिर हमने वर्ल्ड वार के टाइम पर तानाशाही, हिटलरशिप वगैरह डिक्टेटरशिप देख ली, तो हमने हमारे कैसे एक डर बना हुआ था कि नहीं, हमको तानाशाही तो चाहिए नहीं, हमें किसी का फॉरेन रूल भी नहीं चाहिए, हमें इंडिया में कोई राजा रानी का कोई राजशाही राजपाट वाला गवर्नमेंट भी नहीं चाहिए। चल क्या रहा है आज इसके साथ?
रुक जा, बंद करती हूँ इसको। ना ये पूरी स्क्रीन गंदी करने पे है। चलो हो गया चलो। हाँ हाँ, however in this process citizens were considered as beneficiaries। बेनिफिशियरी मतलब क्या? अब जैसे कोई पॉलिसी आती है, जैसे हाल ही में महाराष्ट्र में आई थी लाडली बहन योजना। अब जो जिन जिन औरतों को लाडली बहन योजना के तहत एक अमाउंट मिला करता था, उन लोगों को हम बेनिफिशियरी कहते हैं किसी पॉलिसी का। बट ज्यादातर कैसे, जब शुरुआती समय था ना इंडिया की आज़ादी के बाद का, उस वक्त में ज्यादातर ना डेमोक्रेसी में सिटीजन्स को ना पॉलिसी का एक बेनिफिशियरी माना जाता था। कि मतलब हमारे पास डेमोक्रेसी की पॉलिसी है, कह सकते हैं कि पॉलिसी ऑफ डेमोक्रेसी है, और आप सिटीजन्स जो है ना, आप इसके बेनिफिशियरी हैं। आपको हमने वोटिंग राइट दिया है कि आप इसमें आके हिस्सा ले सकते हैं डेमोक्रेसी में। बट इन लास्ट फ्यू डिकेड्स, पिछले कुछ डेकेड्स में डेवलपमेंट इज कंसिडर्ड एज द राइट ऑफ द सिटीजन्स। देखिए फर्क क्या हुआ, पहले हम ये मानते थे कि हम उनके बेनिफिशियरी है, हमें एक पॉलिसी है और हमें उसका लाभ मिलता है। बट अब डेमोक्रेसी को किसी पॉलिसी के लाभ के तौर पर नहीं देखते, डेमोक्रेसी को हम अपने हक की तरह देखते हैं कि। So, in your opinion, how will this approach change the relations between the government and citizens? ये आपका ओपिनियन वाला क्वेश्चन है, तो आपका ओपिनियन आपको खुद देना है। जहां तक मेरा ओपिनियन है, अगर आपको आपको राइट मिलता है डेमोक्रेसी का, आपको चॉइस मिलती है सरकार चुनने की, तो आपको उसका सही से इस्तेमाल करना चाहिए। बाकी आप लोग बताइए, आप लोगों को क्या लगता है? हाँ, ये भी एक डिस्कशन क्वेश्चन है। उसके बाद सोशल जस्टिस एंड इक्वालिटी है। सोशल जस्टिस बेसिकली सामाजिक न्याय और इक्वालिटी यानी बराबरी, या यूं कह लीजिए कि किसी भी मामले में, किसी भी एंगल से किसी भी दो लोगों में भेदभाव ना करना का मतलब होता है इक्वालिटी। इक्वालिटी के लिए क्या किया है कॉन्स्टिट्यूशन ने, ये भी मैं आपको आगे बताऊंगी। देन देयर इज उसके बाद है जुडिशरी है, आई थिंक रोल ऑफ जुडिशरी। ये भी हम आगे करेंगे अगले वीडियो में, एंड देन क्वेश्चन आंसर्स भी करेंगे। सो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मैं अगले वीडियो में लाऊंगी इसका सेकेंड पार्ट, तो आप लोग बने रहिए, क्योंकि सब्सक्राइब करिएगा आगे के पार्ट के लिए, क्योंकि ये वाला चैप्टर जो है बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है। मुझे डेमोक्रेसी वाला पार्ट पढ़ा के ही इतना मज़ा आया है, मैं बहुत एक्साइटेड हूँ आगे आप लोगों के चैप्टर्स में क्या क्या है ये देखने के लिए। सो आप लोग अपना ध्यान रखिएगा, सब्सक्राइब करिएगा, पढ़ते रहिएगा, और अगर आपको ये वीडियो काम का लगे तो अपने दोस्तों में भी ज़रूर शेयर करिएगा। तब तक के लिए मैं चलती हूँ। थैंक यू वेरी मच।